नमस्कार साथियों। एग्री थिंकर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का एक और बार स्वागत है। दोस्तों, आज है आपका 5 डे फिजिक्स का दूसरा दिन और कल 1 जनवरी 2024 था। कल हमने फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच जो है इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में कल हमने डिस्कस किया था और आज है डे 2। आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा इस ब्रांच से क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में, आपके 11th एग्रीकल्चर हो या बाकी एग्जाम्स हो। यहाँ पर वेव यानी जो तरंगे होती हैं, वेव होती है, जिसको हलचल वगैरह होती है, तरंग जिसको कहते हैं, उसके बारे में पूरी तरह से डिस्कस हम करेंगे। और वेव से सारी परीक्षाओं में अगर फिजिक्स है तो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम वेव के बारे में कंप्लीट डिस्कशन जो है करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर वेव के बारे में हम देख लेते हैं। वेब में आपका देखिए पहले इसका मीनिंग यानी डिफिनेशन छोटा सा दिया हुआ है। तरंगे किसी माध्यम में उत्पन्न एक प्रकार का विक्षोभ है, ठीक है, जो एक निश्चित चाल से माध्यम में आगे बढ़ती हैं। तरंगे मतलब एक विक्षोभ होती हैं या हलचल होती हैं और वो निश्चित चाल से जो माध्यम यानी मीडियम होता है उसमें आगे बढ़ती हैं, उसी को कहते हैं तरंग यानी वेव। फिर देखिए, जब किसी माध्यम में तरंग उत्पन्न किया जाता है तो माध्यम के कण जो यानी तरंग उत्पन्न करेंगे माध्यम में, तो माध्यम के कण जो है वो सरल आवर्ती रूप से कंपन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और तरंगे अपने साथ ऊर्जा एवं संवेग ले जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट, ये सब पूछे जाते हैं। तरंगे अपने साथ ऊर्जा ले जाती हैं और संवेग ले जाती हैं। टाइप्स ऑफ वेव, दो प्रकार की तरंगें होती हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। पहला है मैकेनिकल वेव, जिसको कहते हैं प्रत्यास्थ तरंग या इसी को कहते हैं यांत्रिक तरंग या प्रत्यास्थ तरंग। दूसरा है वैद्युत चुंबकीय तरंग, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए अब मैकेनिकल वेव के बारे में दिया जा रहा है। जिन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक हो उसे यांत्रिक तरंग, यानी इनके चलने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में हमारे क्या क्या है, रस्सी में उत्पन्न तरंग है, जल की सतह पर उत्पन्न तरंग है, ध्वनि तरंग यानी वेव। वेव जो हमारा साउंड वेव है वो है। साउंड वेव 3 प्रकार का होता है, तीनों हम देखेंगे, ठीक है। अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक और आपका ऑडिबल वेव इसी प्रकार से होती है। तो अब देखिए उसके बाद से यहाँ पर मैकेनिकल वेव के भी दो टाइप्स दिए गए हैं। पहला है ट्रांसवर्स वेव, दूसरा है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंग और लॉन्गिट्यूडिनल वेव मतलब अनुदैर्ध्य तरंग। तो ट्रांसवर्स वेव के बारे में देखते हैं वह तरंग जिससे माध्यम के कण जो है तरंग संचरण की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं, ठीक है। माध्यम के कण जो होंगे, तरंग जिस दिशा में जा रही है उसमें वो लंबवत कंपन करेंगे, उसे कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। यहाँ पे इसका फिगर वगैरह दिया हुआ है, फिगर जो इसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद से आपका है, फिर यहाँ पर है अनुप्रस्थ तरंग में संचरण के वेग व कण के वेग के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री होगा, अनुदैर्ध्य तरंग में कुछ और होता है, ठीक है। तो देखिए अगर आपको कोई चीज याद करनी है तो आप अंतर के आधार पर याद करेंगे। जैसे इधर आप देख लेंगे अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैकेनिकल वेव, तो अंतर के रूप में आप याद करेंगे। जैसे यहाँ पर 90 डिग्री होगा, वहां पर कितना होगा, तो वो उससे जल्दी और ज्यादा टाइम तक याद रहता है। फिर अनुप्रस्थ तरंगे श्रृंगों एवं गर्तों के रूप में चलती हैं। ये सारी तरंगे इसी में चलती हैं, श्रृंगों एवं गर्तों के रूप में। देखिए ये जो जैसे तरंगे ऐसे आपकी चलती हैं इस प्रकार से, तो ये जो उठा वाला भाग होता है इसे कहते हैं श्रृंग, और जो ये नीचे खाई वाला भाग होता है इसे कहते हैं गर्त। गर्त मतलब गड्ढा ही होता है, तो ऐसे यहाँ पर होता है। और इन तरंगों के बीच में ये जो स्पेस होता है इसको कहते हैं वेवलेंथ, यानी तरंग की लंबाई या तरंग दैर्ध्य। अब देखिए एक तरंग बनने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। 1 सेकंड में कंपनों की संख्या को तरंग 1 सेकंड में जो कंपनों की संख्या होगी या तरंग जितने होंगे 1 सेकंड में उसे आवृत्ति यानी एन कहते हैं। यानी 1 सेकंड में जितनी बार तरंग होगी उसको कहेंगे आवृत्ति यानी एन। फिर आवृत्ति एन वो आवर्तकाल टी में संबंध n=1/t, ठीक है। इसका मतलब एन मतलब होता है जैसे आवृत्ति, तो आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल, ठीक है। यानी nt=1। आवृत्ति का मात्रक हर्ट जो होता है ये आप लोगों को पता भी होगा। आवृत्ति का मात्रक हर्ट जो होगा या सेकेंड इनवर्स होगा और बीमा टी इनवर्स होती है, ठीक है।
दो क्रमांगत श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को, ये देखिए, ये मैंने बताया, दो क्रमांगत श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, जिसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। कोई श्रृंग व उसके बगल वाले गर्त की बीच की दूरी क्या होती है, λ/2 होती है। तरंग की चाल क्या दी गई है, v इक्वल टू λ/t या v इक्वल टू λn, यही हमारी तरंग की चाल होती है। फिर है अनुप्रस्थ तरंग, जिस माध्यम से होकर चलती है उस माध्यम को क्या कहते हैं, देखिए, अनुप्रस्थ तरंगें जिस माध्यम से होकर चलेंगी उसमें दाब व घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अनुदैर्ध्य में परिवर्तन होता है। तो इसी प्रकार से आप याद करेंगे। फिर अनुप्रस्थ तरंगें केवल उसी माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं जिसमें कठोरता हो, ठीक है, लेकिन अनुदैर्ध्य तरंगें तीनों माध्यमों में उत्पन्न, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में की जा सकती हैं। अभी पढ़ने को मिलेगा, देखिए, तो यहाँ पे दिया भी गया है, अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोसों में उत्पन्न की जा सकती हैं, यही मैंने बताया आपको। अनुप्रस्थ तरंगे ध्रुवित नहीं की जा सकती हैं, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगे की जा सकती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे गैसों व द्रवों में उत्पन्न नहीं की जा सकती, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगे की जा सकती हैं। जल की सतह पर उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य दोनों होती है, यह पूछा भी जाता है, ये आपको याद रखना है। जल की सतह पर जो उत्पन्न तरंग होगी वो अनुप्रस्थ भी होगी, अनुदैर्ध्य भी होगी। उसके बाद से आपका जल की सतह पर उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य का मिश्रण होती है, ठीक है, दोनों भी होंगी उसमें, जिसे उर्मिका कहते हैं। फिर जब माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं, ऐसी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, ठीक है। समानांतर कंपन करेंगे तो अनुदैर्ध्य तरंग कहेंगे। अनुदैर्ध्य तरंगों में कण के वेग व तरंग के वेग का कोण जो है वो शून्य। देखिए, अब वहां पर क्या था, अनुप्रस्थ तरंग में तरंग संचरण व तरंग के वेग का जो बीच का कोण था वो 90 डिग्री था, लेकिन यहाँ पर आपका है क्या है, 0 डिग्री है, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग संपीड़नों व विरलनों के रूप में चलती हैं, देखिए, हाँ हाँ, तो वहां पर था अनुप्रस्थ तरंगे श्रृंगों एवं गर्तों के रूप में चलती हैं, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगे जो है संपीड़नों व विरलनों के रूप में चलती है। देखिए दोस्तों, सारी तरंगे अलग अलग मतलब माध्यमों में चलती हैं, वो वहां पर थोड़ी सी गलती हो गई थी, लेकिन जो अनुप्रस्थ होंगी श्रृंग गर्त और अनुदैर्ध्य संपीड़न विरलन, ये इस प्रकार से होती हैं। इसको संपीड़न करते ही, और जो ये ज्यादा स्पेस होगा इसको विरलन कहते हैं। दो क्रमांगत संपीड़नों व विरलनों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। वहां पर श्रृंगों और गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग में संपीड़न के साथ पर दाब घनत्व अधिकतम तथा विरलन के साथ पर दाब घनत्व न्यूनतम होता है। उदाहरण देखिए, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग में क्या क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग का इसमें है ध्वनि तरंग, स्प्रिंग की तरंग। अनुदैर्ध्य तरंगें सभी प्रकार के माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती हैं, जबकि अनुप्रस्थ क्या है, वो सिर्फ ठोसों में, यानी जिसमें कठोरता होती है उसमें उत्पन्न की जा सकती हैं। इससे आप ऐसे पढ़ेंगे अंतर के रूप में तो जल्दी याद होता है। फिर अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं, देखिए, ठोस, द्रव, गैस तीनों में उत्पन्न की जा सकती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों के लिए माध्यम में क्या क्या होनी चाहिए तब अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न होंगी, उसमें प्रत्यास्थता हो, घनत्व हो। ध्वनि तरंग की चाल सबसे अधिक होती है किसमें, ठोस में जो हमारी साउंड वेव होती है उसके चाल सबसे ज्यादा होती है। जैसे ठोस में सबसे ज्यादा होगी ध्वनि तरंग, उसके बाद से द्रव में जो है उससे कम, गैस में सबसे कम। ध्वनि की चाल का घटता क्रम है। निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होगी और ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है। वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। वायु में ध्वनि का वेग क्या होगा, 332 मीटर पर सेकेंड। अनुदैर्ध्य तरंगें ध्रुवित नहीं की जा सकती हैं, जबकि अनुप्रस्थ तरंगें मैंने बताया ध्रुवित की जा सकती हैं। अब देखिए ध्रुवण, इसको कहते हैं पोलराइजेशन। ध्रुवण की इंग्लिश होती है पोलराइजेशन। ये क्या होता है, वह ध्रुवण क्या होता है, देखिए, वह घटना जो प्रकाश व ध्वनि के बीच अंतर बताता है, किसमें, प्रकाश और ध्वनि के बीच अंतर बताता है, उसे ध्रुवण कहते हैं। जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो केवल आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, यानी आवृत्ति नहीं बदलती, बाकी चीजें बदल जाती है। जल में उत्पन्न तरंग होती है अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य दोनों का मिश्रण, जिसको हमने बताया उसको उर्मिका कहते हैं। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, देखिए, श्रव्य, अपश्रव्य, पराश्रव्य, ठीक है, यानी ऑडिबल, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक। देखिए, जो हमारी ऑडिबल वेव है यानी श्रव्य तरंग है,
इसका आवृत्ति इसकी कितनी होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। जबकि हमारी जो अपश्रव्य तरंगे जिसको कुत्ते वगैरह सुन सकते हैं, उस मतलब इसमें क्या होता है, अपश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। ठीक है, अब इसकी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। पराश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक साउंड वेव की कितनी होगी 20,000 हर्ट्ज से अधिक। पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न होती हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी दाब विद्युत पर। अब भूकंप की देखिए, जो भूकंप की तरंग होती है अर्थक्वेक हो आता है, उसको इंसान नहीं सुन सकते क्योंकि सिर्फ ऑडिबल वेव को ही सुना जा सकता है इंसानों द्वारा, जो हमारी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, लेकिन वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। देखिए, जो भूकंप वगैरह होती है उसकी तरंग को कुत्ते व चूहे वगैरह सुन सकते हैं क्योंकि वो अपश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। और पराश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक इसको चमगादड़ सुन सकते हैं। श्रव्य तरंग का तरंग दैर्ध्य कितना होगा 16.5 मीटर। ठीक है, या 1.65 सेंटीमीटर, 16.5 मीटर, और या 16.5 mm। ठीक है, 16.5 मीटर या 16.5 mm मिलीमीटर। फिर है अपश्रव्य तरंग का तरंग दैर्ध्य होता है 16.5 मीटर से अधिक। देखिए, श्रव्य का 16.5 मीटर होगा, अपश्रव्य का 16.5 मीटर से अधिक होगा, और पराश्रव्य का तरंग दैर्ध्य 16.5 मीटर से कम होगा। नहीं, 1.65 सेंटीमीटर से कम या 16.5 मीटर से कम होगा। ठीक है, तरंग की तीव्रता ये क्या होती है, देखिए, किसी माध्यम के प्रति एकांक क्षेत्र से प्रति सेकंड संचारित ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसका फॉर्मूला आता है, तरंग की तीव्रता बराबर होता है ऊर्जा यानी एनर्जी अपान क्षेत्रफल गुणे समय यानी एरिया इंटू टाइम। ये आप याद रखेंगे, इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन भी बनते हैं न्यूमेरिकल। तरंग की तीव्रता का मात्रक वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है। वीमा इसकी mt इनवर्स होता है, mt पावर -3 होता है। और तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। और तरंग क्या होता है I प्रोपोर्शनल a स्क्वायर। यदि दो तरंगों के आयाम a1 व a2 हो तो उनकी तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा I1 I2 इक्वल टू a1 a2 का होल स्क्वायर। फिर देखिए, इक्वेशन ऑफ वेव, तरंग का समीकरण, यहाँ पर जो ये आपको पूछा भी जाता है, ये आपको देख भी लेना है। ठीक है, फिर है देखिए, यहाँ ए का मतलब होता है आयाम जो सदिश होता है, म्यू का मतलब होता है कोणीय वेग। ठीक है, फिर है यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो आपको जरूर ध्यान में रखने हैं, ये पूछे जाते हैं। वाई विस्थापन होगा और एक्स जो है वो डिस्टेंस यानी दूरी होगी। ये विस्थापन, दूरी यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन सभी के बारे में फिजिक्स की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है, फर्स्ट ब्रांच है मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तरंग के वेग का सूत्र जो है ये भी पूछा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर व्यतिकरण या हस्तक्षेप, या इसी को इंटरफेरेंस कहते हैं। हस्तक्षेप मतलब क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है दो तरंगों के अध्यारोपण का परिणाम। जैसे दो तरंग हैं, उनके अध्यारोपण का जो परिणाम होगा उसे व्यतिकरण, हस्तक्षेप या इंटरफेरेंस कहते हैं। व्यतिकरण एक तरंग की घटना है। व्यतिकरण की घटना घटित होती है सभी तरंगों में। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, मैकेनिकल वेव हो, या ट्रांसवर्स हो, या लॉन्गिट्यूडनल हो, सभी में व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस होता है। फिर व्यतिकरण, देखिए, वहां से छोटी सी उसका परिभाषा था दो तरंगों के अध्यारोपण का परिणाम, लेकिन यहाँ पर 4-5 लाइन का है, उसी को आप याद करेंगे। इसको भी आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं। जब समान आवृत्तियों की दो तरंगें किसी माध्यम में एक साथ चलती हैं, समान आवृत्ति होगी, माध्यम एक साथ चलेंगे, और उनके अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम पाई जाती है, वह घटना व्यतिकरण कहलाती है। यहाँ पर फिर आपका परिणामी आयाम का सूत्र दिया गया है, वो होता है आपका a इक्वल टू √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ये जो होता है इसको फाई पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिया दिखा भी हुआ है, a1 इक्वल टू होगा पहली तरंग का आयाम, a2 दूसरी तरंग का आयाम, फाई जो है वो तरंगों के बीच का कालांतर, यानी दो तरंगों के बीच कितना अंतर। और परिणामी, देखिए, वो परिणामी आयाम का सूत्र था। परिणामी तीव्रता का सूत्र क्या है यहाँ पर, I इक्वल टू I1 I2, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2 cos फाई। व्यतिकरण के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता व आयाम अधिकतम होगा। विनाशी व्यतिकरण में एकदम उसका उल्टा न्यूनतम होगा। संपोषी व्यतिकरण के लिए तरंगों के बीच का कालांतर 0 डिग्री होना चाहिए, विनाशी के लिए 180 डिग्री होना चाहिए। अधिकतम आयाम, इसका फॉर्मूला है
ए मैक्स इक्वल टू A1 + A2। न्यूनतम आयाम देखिए, अधिकतम होगा मैक्स लगाएंगे, न्यूनतम होगा मिन लगाएंगे, अधिकतम तो जोड़ देंगे, न्यूनतम तो घटा देंगे। वहीं से फॉर्मूला यहाँ पर है, न्यूनतम आयाम ए मिनिमम या ए मिन इक्वल टू A1 - A2। अधिकतम तीव्रता देखिए आई मैक्स प्रोपोर्शनल A1 A2 का होल स्क्वायर। न्यूनतम तीव्रता आई मीन प्रोपोर्शनल A1 - A2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, आई मैक्स अपन आई मीन इक्वल टू A1 + A2 का होल स्क्वायर अपन A1 - A2 का होल स्क्वायर। आई मैक्स इक्वल टू, ये देखिए ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह ये पूछा जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला ये है कि आई मैक्स इक्वल टू √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, और आई मीन इक्वल टू होता है √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। विवर्तन जिसको डिफ्रैक्शन कहते हैं, विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन, ये शब्दावलियां आपको ध्यान रखने से, ध्रुवण हो गया और इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण हो गया और ये विवर्तन हो गया, ये आपको ध्यान में रखना है। विवर्तन मतलब होता है ध्वनि और प्रकाश, ठीक है। विवर्तन तरंग का अभिलक्षण, विवर्तन जो है वो तरंग का अभिलक्षण है। ध्वनि का विवर्तन आसानी से हो जाता है, लेकिन प्रकाश का विवर्तन आसानी से नहीं होता है, क्योंकि ध्वनि का तरंग प्रकाश से अधिक होता है, तरंग दैर्ध्य इसका। जब ध्वनि किसी परावर्तक सतह से परावर्तित होकर सुनाई पड़े तो उसे इको कहते हैं, यानी प्रतिध्वनि। जैसे आप जो ध्वनि है वो किसी सतह से टकराएगी, उसके बाद से सुनाई देगी, तो उसको इको कहेंगे, यानी प्रतिध्वनि कहेंगे। प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोत व परावर्तक सतह के बीच की दूरी कम से कम 16.5 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। देखिए उसके बाद से ध्वनि का जब बार बार परावर्तित होकर अनु जो हो, यानी देखिए आप कहीं कहीं बोलते हैं चिल्लाकर, तो बार बार ध्वनि जो है वो गूंजती रहती है, उसे हम यानी बार बार सुनाई देती है, तो उसे हम अनुरणन या गूंज या इंग्लिश में रिवर्बरेशन कहते हैं। फिर देखिए वैद्युत चुंबकीय तरंग, यानी देखिए अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब अभी हमने जो पढ़ा था वो था आपका मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग या प्रत्यास्थ तरंग। अब हमको पढ़ना है विद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें क्या है, वह तरंग जिसके संचरण के लिए पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। देखिए वैद्युत चुंबकीय में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती इसके चलने के लिए, जबकि मैकेनिकल में आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर वैद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न की जा सकती है त्वरित आवेश द्वारा। सभी वैद्युत चुंबकीय तरंगें ध्रुवित नहीं की जा सकती, जबकि मैकेनिकल ध्रुवित की जा सकती हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, ठीक है। फिर देखिए वैद्युत चुंबकीय तरंगें ऊर्जा का बढ़ता क्रम, आवृत्ति का घटता, ऊर्जा का बढ़ता क्रम, आवृत्ति का बढ़ता क्रम और तरंग दैर्ध्य का घटता क्रम। यहाँ पर है RMI/VUXG, ये फॉर्मूला है। आर मतलब रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज। देखिए यहाँ पर रेडियो वेव है और माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज। यानी रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक तरंग, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी और एक्स किरण, गामा किरण, ठीक है। अब देखिए इनका तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ क्या होता है। गामा रेज का होता है 0.1 एंगस्ट्रम से कम, और एक्स रेज का 0.1 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम, और अल्ट्रावायलेट का 100 एंगस्ट्रम से 3900 एंगस्ट्रम या 4000 एंगस्ट्रम भी कह सकते हैं, और विजिबल लाइट का 4000 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम, और इंफ्रारेड का 7800 एंगस्ट्रम से 1 मिलीमीटर, माइक्रोवेव का 1 मिलीमीटर से 1 मीटर, और रेडियो वेव का 1 मीटर से 1 लाख किलोमीटर तक। फिर रिमोट, देखिए जो रिमोट कंट्रोल हमारा होता है, रिमोट जो होता है उसमें जो हम तरंग यूज करते हैं वो है अवरक्त तरंग, ठीक है, यानी इंफ्रारेड वेव। और पुराने दस्तावेज है उनको डिटेक्ट करने के लिए पराबैंगनी विकिरण, यानी हम पुराने दस्तावेजों अल्ट्रावायलेट का यूज करते हैं। किसी गैसीय माध्यम से ध्वनि तरंगों का संचरण रुद्धोष्म या स्थूलोष्म प्रक्रिया है, ठीक है। अब देखिए न्यूटन के अनुसार किसी गैसीय माध्यम में ध्वनि तरंगों के संचरण की घटना संपातीय होती है। न्यूटन ये कहते हैं कि कोई भी गैसीय माध्यम है उसमें जो ध्वनि तरंग है उनकी संचरण की घटना क्या है, संपाती है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, ध्वनि की चाल ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। वायु में ध्वनि का वेग निर्भर करता है ताप पर, आर्द्रता पर, वायु की गति पर। फिर ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ठीक है, ताप घटाने पर घटता है। आर्द्रता बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, आर्द्रता घटाने पर घट जाता है। और
नम वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। यहाँ पर फॉर्मूला भी दिया गया है, ये है v इक्वल टू अंडर रूट वाई पी अपान डी, और v या इसी को कह सकते हैं v इक्वल टू वाई आर टी अपान एम, अंडर रूट वाई आर टी अपान एम। फिर है जहां, यानी इसमें क्या क्या है, ये जो p है इसको कहते हैं प्रेशर यानी दाब, d डेंसिटी यानी घनत्व, y इसको लैम्डा, देखिए दोस्तों ये लैम्डा होता है, इसको हम कहते हैं पाइसन अनुपात या मात्रकहीन, या पाइसन अनुपात मात्रकहीन विमाहीन होता है। टी मतलब होता है टेम्परेचर ताप, एम मतलब मॉलिक्यूलर वेट अणुभार। दोस्तों यहाँ पर अब लगभग आपका क्लास जो है, ये लेक्चर आपका खत्म होने को आया है। यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग v0 हो तो t सेकेंड में, ठीक है, ताप पर ध्वनि का वेग क्या होगा, ये फॉर्मूला है, पूछा जाता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है। मैक संख्या संबंधित है ध्वनि से, साउंड से। मैक संख्या मात्रकहीन और विमाहीन है, ठीक है। पाइसन अनुपात भी मात्रकहीन विमाहीन है। ध्वनि स्रोत के वेग व ध्वनि के वेग के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। देखिए मैक संख्या बराबर क्या होता है, ध्वनि स्रोत का वेग बटे ध्वनि का वेग, यानी ध्वनि स्रोत के वेग और ध्वनि के वेग के बीच का जो अनुपात होता है उसे मैक संख्या कहते हैं। फिर है जब किसी वस्तु का वेग वायु में ध्वनि के वेग से अधिक हो जाता है तो वस्तु अपने पीछे एक शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ती है जिसे प्रघाती तरंग। देखिए अगर कोई वस्तु है, ठीक है, अगर वस्तु है वो चल रही है और उसका जो वेग है वो जितनी तेजी से जा रही है वो वायु के वेग से भी अधिक हो जाता है तो उसे प्रघाती तरंग कहते हैं, क्योंकि वो अपने पीछे एक शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ती है, कोनी, ठीक है। फिर है पराध्वनिक। पराध्वनिक मतलब जो वायु की ध्वनि से तेज चलती। पराध्वनिक वस्तु का वेग ध्वनि के वेग से अधिक होता है, ठीक है। प्रघाती तरंगे उत्पन्न करने होने के लिए वस्तु का वेग ध्वनि के वेग से अधिक होना चाहिए। सुपरसोनिक वस्तुओं के लिए मैक संख्या का मान 1 से बड़ा होता है। दोस्तों यहाँ पर आपका वेव जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। और इसका पीडीएफ जो है वो आपको कल यानी 3 जनवरी को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में सबसे ऊपर ही लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको हमारे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें काफ़ी सारी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां पर आपको इंटरमीडिएट के लिए 11th-12th एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी सारी जो मटेरियल है वो हमने प्रोवाइड कराई है, बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स भी हैं, क्लासेस भी हमने दिया है वहां पर, तो उसको आप जरूर देखेंगे क्योंकि अब 2 जनवरी हो चुका है, अब आपके पेपर जो है वो 22 तारीख से शुरू है, तो 22 फरवरी से, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो पढ़ाई करते रहें आप, और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो मिल लेते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।